दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने इस सेशन को शुरू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मोटर व्हीकल एक्ट का। ठीक है भाई। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्त, वो चल रहा है मोटर व्हीकल एक्ट का। और आज हम लोग चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरसी, अमित, मुकेश, अनु, किशन, विराट, गौरव, गोलू, सीतू, अभिषेक, रामवीर, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है भैया, तो आइए लेट ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर 8 तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। चैप्टर 8 तक हम लोग क्या कर चुके थे भैया, पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 9, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक धारा है, चैप्टर 10, चैप्टर 11, इसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर 9 क्या कहता है? चैप्टर 9 ये कहता है कि भाई मोटर वाहन ऐसे व्हीकल्स जो अस्थायी रूप से भारत से बाहर जा रहे हैं, अस्थायी रूप से, क्योंकि अगर अस्थायी रूप से जाएगा तो जो आरसी है, जो भी वाहन है उसका आरसी क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो वहां पे तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन अस्थायी रूप से, यानी कि परमानेंट आप जो है अपना व्हीकल लेकर नहीं जा रहे हो, ठीक है, भारत से, अस्थायी रूप से आप क्या कर रहे हो भैया, अस्थायी रूप से जा रहे हो, अस्थायी रूप से आप जा रहे हो, तो उसके संबंध में जो नियम बनाने की शक्ति है वो किसमें है, धारा 139 में। और कोई भी मोटर व्हीकल अस्थायी रूप से भारत से जा रहा है या अस्थायी रूप से भारत में आ रहा है, तो उससे जो नियम बनाने की शक्ति है वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। धारा 139 के तहत, धारा 139 क्या कहती है भैया, धारा 139 कहती है कि इस चैप्टर से संबंधित केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो आप ही हो भैया, आप जा रहे हो नेपाल घूमने, ठीक है, अपना वाहन लेके जा सकती हो कि, बिल्कुल जा सकते हो। और नेपाल से अगर कोई व्यक्ति चाहे कि भैया हमको इंडिया घूमने जाना है, तो वो भी अपना वाहन लेके आ सकता है। तो इससे संबंधित जो भी आपका मतलब सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट कि भाई कितने दिन के लिए ये वाहन जो है भारत में रहेगा, कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए वाहन दूसरे देश में रहेगा, दूसरे देश में रहेगा, ठीक है, इसका जो परमिट होगा, कितने दिन के लिए वाहन दूसरे देश में रहेगा, इसका जो परमिट वगैरह है, ये सब। भाई ऐसा थोड़ी है कि जैसे मान के चलो नेपाल से कोई व्यक्ति आ रहा है इंडिया को घूमने के लिए, ठीक है, तो अब भाई वो कहेगा ना कि हम कितने दिन तक घूमेंगे। वैसा थोड़ी है कि आ गया, इंटर हो गया, उसको गायब हो गया, इंडियन सिटीजनशिप ले लिया, ऐसा नहीं है ना। वाहन लेके मान लो आ रहा है, तो जो भी केंद्र सरकार के नियम कानून बनाई है केंद्र सरकार ने, उससे पूछे कि भैया कितने दिन के लिए आ रहे हो, तो एक हफ्ते के लिए। तो एक हफ्ते का जो परमिट वगैरह है वो केंद्र सरकार उसको क्या कर देगी, जारी कर देगी। ठीक है। साथ ही साथ भाई ऐसा कोई अपराधी वगैरह तो नहीं है कि वाहन लेके जा रहा है, ठीक है, जो जो मतलब व्यक्ति है, बाहर जाने वाली, बाहर जाने वाले व्यक्ति की जांच, बाहर जाने वाले व्यक्ति की जो जांच है वो इत्यादि, ये सब किसका काम है भैया, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, केंद्र सरकार का काम है। यहाँ पर राज्य से कोई मतलब नहीं है। तो यही कहता है आपका चैप्टर 9। और चैप्टर 9 में कौन सी धारा है भैया, चैप्टर 9 में सिर्फ और सिर्फ एक धारा है, धारा 139, कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं वो कौन बनाएगी भाई, वो बनाएगी आपकी केंद्र सरकार। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 9। अब बात करते हैं चैप्टर 10 की। ये थोड़ा सा पेज ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 क्या कहता है भैया, कि कुछ मामलों में त्रुटि के बिना दायित्व, यानी कि जैसे कि आपकी कोई अगले की कोई त्रुटि नहीं है, जैसे मान के सिंपल समझो कि भाई मान लो एक्सीडेंट होता है, तो
अगला कहता है कि भाई आपकी गलती है, फिर अगला कहता है आपकी गलती है। ऐसे मामलों में मान के चलो, अब आपका वाहन खड़ा है, आप सड़क पे लेके खड़े हो और कोई व्यक्ति आके उससे ठुकरा जाता है, मर जाता है, उसको चोट लग जाती है। अब इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है, किसकी त्रुटि है? अगले व्यक्ति की त्रुटि है। तो उसमें क्या कहती थी, भाई अगर आपकी त्रुटि नहीं भी है तो भी क्या दायित्व तो बनता है, वो सारी चीजें। धारा 140 से 44। अब धारा से 144 से 44 जो थी, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन संशोधन 2019 में हटा दिया गया। इसको हटाया गया था देखिए बेसिकली 2022 में, लेकिन जो संशोधन हुआ था 2019 में, उसी के तहत इसको क्या किया गया था? हटाया गया था, हटा दिया गया। ठीक है भाई, अगर आपकी कोई त्रुटि नहीं है तो आपका क्या होगा? कोई दायित्व तो नहीं होगा। जैसे समझाने के लिए मैं आपको एक धारा बता देता हूं, जैसे कि मान के चलिए धारा 140 है। धारा 140 है। धारा 140 क्या कहती भैया? कि मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के मामले में, मृत्यु या अस्थायी विकलांगता, अस्थायी विकलांगता लांगता के मामले में, मामले में बिना गलती के मुआवजा, बिना गलती के क्या था भैया? मुआवजा, बिना गलती के मुआवजा। ठीक है, ये मुआवजा कितना था भैया? देखो मृत्यु की दशा में कितना मिलता था, अब हटा दिया गया, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, मृत्यु की दशा में कितना मिलता था? पहले तो जो 88 का था उसमें बहुत कम मिलता था, 25,000 मृत्यु की दशा में और 12,500 जो है अस्थायी विकलांगता की दशा में। लेकिन अब जो है जब बढ़ाया गया इसको, तो मृत्यु की दशा में कितना हो गया भैया? मृत्यु की दशा में 50,000। ठीक है, और अस्थायी विकलांगता, अस्थायी विकलांगता की दशा में 25,000 रुपये, 25,000। ये धारा ये कहती थी कि भाई ये साबित करने की जरूरत ही नहीं गलती किसकी है। भाई जिस व्यक्ति को अस्थायी विकलांगता हुई है, मृत्यु हुई, उसको मुआवजा मिल देना पड़ेगा। इसमें ये कोई वो ही नहीं था कि भाई आपको साबित करना है कि गलती किसकी है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लो कि इसमें इसमें ये साबित, ये साबित करने की जरूरत नहीं थी कि गलती किसकी है, गलती किसकी है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 10। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इसको क्या किया गया भैया? संशोधन के द्वारा बाद में जो है हटा दिया गया। ठीक है, फिर भी आप जानते रहो, कहेगा कौन सा धारा, कौन से धारा, कहाँ से कहाँ तक धारा को हटा दिया गया। ठीक है, चलिए इसके नोट थोड़ी ना बनाए, एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो क्या नोट्स बनाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है, तो इसको चैप्टर 10 की जो धाराएं थी, धारा 140 से 144 तक, इसको हटा दिया गया। बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है। मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया कि भाई क्या क्या था इसमें, बिना त्रुटि के भी क्या मुआवजा वगैरह मिलता था, ये सारी चीजें किसमें थी? ये सारी चीजें थी चैप्टर 10 में। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर 11। चैप्टर 11 में क्या है भैया? इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल थर्ड पार्टी रिस्क, यानी कि तृतीय पक्ष, तृतीय पक्ष का जोखिम, जोखिम बीमा। ठीक है, यानी कि सिंपल समझो कि जो चैप्टर 11 है वो किससे संबंधित है? चैप्टर 11 है आपका जो है इंश्योरेंस से संबंधित। जैसे कोई भी आप नया वाहन लोगे तो एक होता है, उसमें दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और दूसरा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, तो बेसिकली जो चैप्टर 11 है ये आपका किसको डील करता है भैया? ये किसको डील करता है? ये डील करता है आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को। धाराएं आप ध्यान रखो, धारा कहाँ से कहाँ तक है भैया?
धारा 145 से लेकर 64 में किस चैप्टर में कहां से लेकर कहां तक धाराएं हैं, यह आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता होगा तो कुछ प्रश्न आप ऐसे ही कर ले जाओगे, अगर ऑप्शन उसमें धारा का दूर दूर दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो धारा 145 से लेकर धारा 164 तक इसमें है। अब सबसे पहली धारा क्या कहती है भैया? सबसे पहली धारा जो कहती है कि धारा 145, धारा 145 मतलब परिभाषाएं, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म्स हैं, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड शब्द हैं, उससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो क्या की गई हैं भैया? वो आपको इस धारा में दी गई हैं। जैसे अब आप कहोगे क्या है परिभाषाएं, कौन कौन सी परिभाषाएं? जैसे कि सबसे पहला तो देखो आप, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता चल रहा हूँ स्टार लगा के, जैसे कि बीमाकर्ता। बीमाकर्ता क्या है भैया? बीमाकर्ता क्या है? वो कंपनी जिससे आप बीमा करा रहे हो। बीमाकर्ता मतलब जिससे आप क्या करा रहे हो? जिससे जिससे आप बीमा करा रहे हो। ठीक है, अब अच्छा ये बताओ कि अगर आपको बीमा करता है, ठीक है, बीमा करता है, तो क्या ऐसे भी कोई भी बीमा करता बन सकता है? मतलब कोई भी जो है कंपनी जो है खोल सकता है बीमा कंपनी, बीमा करता या ऑथराइज्ड इंश्योरर। जैसे कि बीमा करता क्या है, इसी को आप क्या बोल सकते हो? इसी को भैया आप बीमा कंपनी बोल सकते हो, या इसी को आप क्या बोल सकते हो? ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड इंश्योरर। ठीक है, अब अगर आपको मान के चलिए बीमा कंपनी खोलनी है, एप्लीकेशन पे बुक मिल जाएगी भैया, बुक का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। बाकी कोर्स लिया है तो कोर्स के साथ आपको बुक की पीडीएफ मिल ही जाएगी। ठीक है, तो बीमा करता जिससे आप क्या करा रहे हो भैया? बीमा करा रहे हो। अब जो भी बीमा कंपनी होगी इसको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अपने से मन कंपनी खोल लिया और लोगों का बीमा चालू कर दिया और पैसा लेके भाग गए। ठीक है, तो जो भी बीमा कंपनी होगी, ठीक है, तो इसको क्या लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा। बीमा कंपनी खोलने के लिए क्या लेना होगा भैया? लाइसेंस। खोलने के लिए क्या लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा। और लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? लाइसेंस मिलेगा IRDA से। ठीक है, IRDA क्या है? IRDA है भैया इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो जो भी बीमा करता है या बीमा कंपनी है उसको बीमा कंपनी खोलने के लिए IRDA से लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, ये कौन सी धारा कहती है भैया? जो बीमा कंपनी वाला धारा है, किससे रिलेटेड है? तो ये इसी में सब धारा में आ जाएगा, धारा 145A। किस सब धारा में आ जाएगा भैया? धारा 145A में जो है आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद इसी में आपका क्या आ जाएगा? इसी में आपका आ जाएगा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। ये क्या है भाई? ये है आपका इंश्योरेंस इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। भाई आप इंश्योरेंस कराओगे तो कैसे पता चलेगा कि आपने इंश्योरेंस करा रखा है? ठीक है, जिस भी बीमा कंपनी से आप इंश्योरेंस कराओगे वो क्या करेगी? वो आपको जो है एक सर्टिफिकेट देगी। क्या देगी भैया? एक सर्टिफिकेट देगी जिसमें सारी चीजें मेंशन रहेंगी। तो परिभाषा के अंदर भाई ये भी आ जाएगा, जैसे बीमा कंपनी क्या है। उसके बाद अगली परिभाषा आ जाएगी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट क्या है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में क्या क्या रहेगा भैया? तो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में क्या क्या रहेगा? तो देखिए, सबसे पहले जो बीमा धारक है जिसने किसी कंपनी से बीमा कराया है उसका जो है इंश्योरेंस कोड रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसका क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, साथ ही साथ बीमा कंपनी कौन सी है उसका नाम रहेगा। तो देखिए, बीमा कंपनी का नाम क्या है? द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में क्या क्या रहेगा भाई? बीमा कंपनी का नाम रहेगा, जो बीमित व्यक्ति है जिसने बीमा कराया है, ठीक है, जिसने बीमा कराया है उसका रहेगा नाम, पता, एड्रेस। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ आपकी क्या रहेगी भैया? इसके साथ आपका रहेगा जिस व्हीकल
जिस व्हीकल का बीमा कराया गया है, ये देखिए जिस व्हीकल का बीमा कराया गया है उसकी जानकारी रहेगी कि भाई फोर व्हीलर है कि टू व्हीलर है, उसके इंजन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, टाइप ऑफ बॉडी क्या है, हैचबैक है, ईयर ऑफ जो वाहन है, मैन्युफैक्चरर ईयर उसका क्या है, ठीक है। साथ ही साथ इंजन नंबर और चेसिस नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन मार्क एंड प्लेस क्या है, ये सारा चीज। रजिस्ट्रेशन मार्क मतलब उसका जो नंबर प्लेट का नंबर है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। आप पीडीएफ में देखना दिखेगा जैसे कि नंबर प्लेट है का नंबर है, ठीक है, कहाँ पे वाहन रजिस्टर हुआ है ये आपका होगा। साथ ही साथ जो आपका इंजन नंबर और चेसिस नंबर आपका दिया होगा, मॉडल कौन सा है वाहन का ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। इंजन की जो कैपेसिटी है जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1399 सीसी, ये आपका लिखा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो लिमिट्स ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि कंपनी ऐसा थोड़ी है कि भाई जिस तरीके का वाहन रहेगा, वाहन की वैल्यू जितना ज्यादा रहेगी उसी हिसाब से कंपनी क्या करेगी, उसको इंश्योर करेगी। अब ऐसा थोड़ी है कल्टो का इंश्योरेंस कराने जाएंगे और बाद में जब मान लो चलो उस वाहन से कोई दुर्घटना हो गई तो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे कि भैया 1 करोड़ का। तो वो जो कंपनी है वो सारा वैल्यूएशन वगैरह, वाहन कितने दिन पुराना है, कितना दिन चला है, कौन सा मॉडल है, उस हिसाब से जब आप बीमा कराने जाओगे तो उस वाहन की जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से वो क्या कर देगी, उसका प्रीमियम बना देगी और ये बता देगी कि भैया अगर इस वाहन से कोई दुर्घटना होती है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर व्हीकल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2,30,769 रुपए। तो ये फिक्स नहीं होता, ये प्रत्येक वाहन कितना महंगा वाहन है उसके हिसाब से, कितना पुराना वाहन है उसके हिसाब से, कितना चला है, क्या कंडीशन है, उस हिसाब से जो जिस भी कंपनी से आप बीमा कराओगे वो डिसाइड करती है कि भाई ये कंपनी का जो इंश्योरेंस है वो कितने का होगा। और जब इंश्योरेंस आप करा लोगे तो उस हिसाब से क्या देना होगा भैया, उस हिसाब से आपको प्रीमियम देना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो टोटल प्रीमियम कितना है, टोटल प्रीमियम अमाउंट देखो यहाँ पर है 7,725, मंथली या ईयरली जो भी आप प्रीमियम करवाते हो वो आपको यहाँ पर ये सारा कुछ देखिए डिटेल आ जाएगा कि बेसिक टीपी कवर, बेसिक टीपी टोटल, मतलब इसमें क्या क्या चीजें मिलाकर आपको कितना प्रीमियम जो है देना होगा। ये आपको जैसे यहाँ पे प्रीमियम कितना है 7,725, ठीक है, ये साल भर का बेसिकली होता है। तो ये अगर मतलब आप 7,725 का वे- मतलब पेमेंट करके आप बीमा कवर कराते हो तो जो भी वाहन की वैल्यू है उसके हिसाब से यहाँ पर 2,30,769 रुपए ये सारी चीजें मिलेंगी। बाकी ढेर सारी टर्म एंड कंडीशन भी होती हैं, ठीक है, बाकी ढेर सारी क्या होती है भी टर्म एंड कंडीशन होती हैं। तो ये सारा कुछ जो है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में आपका मेंशन रहता है। और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है क्या, उसकी डिफिनीशन क्या है, ये सारा कुछ आपको किस धारा में मिलेगा, धारा 145 में, यानी कि परिभाषाएं, परिभाषाएं इसमें सारा कुछ क्या मिलेगा भैया, ये मिलेगा। अब अगला टर्म जो आपका है, अगला टर्म मैं आपसे कहूं यहीं पे देख लो कि भाई थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी, ठीक है। आप लोग सुनते हो ना कि भाई थर्ड पार्टी बीमा, थर्ड पार्टी का जो है बीमा, तो ये थर्ड पार्टी क्या है। थर्ड पार्टी जैसे कि देखिए एक तो आप हो गए, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो गया, वाहन। अब इसमें जो है तीसरा व्यक्ति अगर इससे प्रभावित होता है आपसे, आपके वाहन से, तो वो हो गया तीसरा पक्ष, यानी कि थर्ड पार्टी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है वो क्या है भैया, वो भारत में अनिवार्य है, बिना इसके आप वाहन नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी की मतलब जो है इसमें दिया होगा परिभाषा। इसके बाद मैं आपसे कहूँ हिट एंड रन क्या है। हिट एंड रन, भाई कोई केस हिट एंड रन केस कैसे माना जाएगा, ठीक है। हिट एंड रन केस कैसे माना जाएगा, जब भाई कोई चालक एक्सीडेंट करे, ठीक है, जब कोई चालक क्या करे, एक्सीडेंट करे और एक्सीडेंट करके भाग जाए, यानी कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाए, एक्सीडेंट करके भाग जाए, ठीक है, और उसके बारे में कोई जानकारी ना मिले, भाई अगर मान के चलो भाग जाता है लेकिन आपने नंबर नंबर नोट कर लिया या बाद में जानकारी मिल जाती है कि हाँ इसी ने किया है, तो वो हिट एंड रन केस में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा ड्राइवर जो एक्सीडेंट करके भाग जाए और उसके बारे में कोई जानकारी ना मिले, और उसके बारे में क्या हो भैया, उसके बारे में कोई जानकारी ना मिले, जानकारी ना मिले, तो जो ऐसा केस है
वो किस में आएगा, वो हिट एंड रन केस में आएगा। तो ये सारी जो डिफिनीशंस वगैरह हैं, ठीक है, वो किस में दी गई हैं, वो धारा 145 में। ठीक है, अभी ये यहाँ कहाँ बता दूँ तुमको, प्रयागराज में कहाँ मिलूंगा दोस्त, आप पर्सनली कांटेक्ट करना टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये मतलब सारी जितनी भी जो जो है डिफिनीशन वगैरह हैं कि बीमा जो कंपनी है वो क्या है, हिट एंड रन केस क्या है, ठीक है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या है, सारी जितनी डिफिनीशन इस चैप्टर से संबंधित हैं वो आपको किस धारा में मिलेंगी भैया, वो आपको मिलेंगी धारा 145 में। इसमें सब धाराएं भी हैं, लेकिन आप इतना समझो कि धारा 145 में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। कहाँ मिले थे भाई अमित भाई, आप कहाँ मिले थे हमसे? ठीक है, कार का किराया था 8,000 रुपये का, हुआ था 1100 सीसी। मतलब वही कह रहा हूँ कि कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, जो अमाउंट आपका होगा वो किस पर डिपेंड करेगा भाई, कौन सा आईआरसी, कौन सा यार, जो जितना पढ़ा रहा हूँ दोस्त इतना पढ़ लो विक्की भैया, इतना पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यार बहुत जिज्ञासा है मन में तो अपने से पढ़ो दोस्त। ठीक है, मैं जिज्ञासा आपकी नहीं शांत कर पाऊंगा। ठीक है भाई, मैं जिज्ञासा आपकी नहीं शांत कर पाऊंगा कि भैया तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है तो मैं उसको जीवन पर्यंत शांत करता बैठा रहूं। ठीक है, चलिए। अभी एक को इसकी धारा याद नहीं होगी, अब परेशान हो यार दूसरे के लिए। चलिए, अगली धारा क्या कहती है, अगली धारा कहती है 146। धारा 146 क्या कहती है भाई, धारा 146 कहती है कि तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ बीमा की आवश्यकता। यानी कि क्या है, जो बीमा की आवश्यकता है मतलब बिना बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के, बिना थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन नहीं चला सकते, वाहन नहीं चला सकते। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है वो आपके पास होना चाहिए, कहाँ पर भैया, पब्लिक प्लेस पर। ठीक है, पब्लिक प्लेस पर। अगर मान लीजिए इंश्योरेंस नहीं है, तब क्या होगा भैया, तब होगा आपका, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होगा, धारा 196 के तहत जुर्माना है। धारा 196 के तहत क्या है भैया, जुर्माना। कब लगेगा जुर्माना, धारा 196 के तहत, इंश्योरेंस ना होने पर, इंश्योरेंस ना होने पर, इंश्योरेंस ना होने पर क्या लग सकता है भैया, आपके ऊपर जो है जुर्माना लग सकता है। हाँ भाई, आज आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, तो अगर पहली बार पकड़े जाते हो, यानी कि फर्स्ट ऑफेंस है, मतलब पहली बार आप पकड़े जाते हो और आपके पास नहीं है इंश्योरेंस, तो कितना लगेगा भैया, 2,000 रुपये का जुर्माना, 2,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, या 3 महीने की जेल, या दोनों। ठीक है, सेकेंड ऑफेंस में क्या हो गया भाई, सेकेंड ऑफेंस मान लो दूसरी बार फिर पकड़े जाते हो और फिर आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या होगा, 4,000, 4,000 रुपये का जुर्माना, या 3 महीने की जेल, या दोनों। ठीक है, अब आप कहोगे ठीक है भैया बीमा तो जरूरी है, बीमा से छूट किसको है, आपके मन में सवाल आएगा ना भाई कि बीमा से कुछ लोगों को छूट भी है, बीमा से छूट किसको है भैया, बीमा से छूट, तो इसमें बीमा से जो छूट है वो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वाहन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वाहन को क्या है भैया, बीमा से छूट। क्यों छूट है, क्योंकि भैया केंद्र सरकार डायरेक्ट मुआवजा दे देगी,
राज्य सरकार के मान के चलो कोई वाहन है, उससे अगर एक्सीडेंट होता है, किसी की घायल होता है या किसी की मृत्यु होती है, तो भाई केंद्र के पास तो पैसा है, राज्य के पास पैसा है, उसको बीमा कराने की क्या जरूरत है, किसी अन्य कंपनी की सहायता लेने की क्या जरूरत है। तो भाई या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वाहन से कोई दुर्घटना होती है, मृत्यु होती है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार स्वतः क्या कर देंगी, मुआवजा दे देंगी अपने पास से, उनको किसी बीमा कंपनी की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वाहन को क्या है भैया, बीमा से छूट है। चलिए अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। अगली धारा है धारा 147। धारा 147 क्या कहती है भैया, नीतियों की अपेक्षाएं और दायित्व की सीमाएं। मतलब इसमें जो बीमा कंपनी का क्या क्या दायित्व है और उसकी क्या सीमा है, ये सारा कुछ इसमें जो है धारा 147 में है। यानी कि जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी का दायित्व, ये सारी चीजें जो है पॉलिसीज से रिलेटेड, कब भुगतान करना है कब नहीं करना है, मतलब जितनी भी पॉलिसीज हैं वो किस धारा में है भैया, वो है धारा आपकी धारा 147 में। ठीक है, अगली धारा क्या कहती है, अगली धारा है धारा 148। धारा 148 क्या कहती है, पारस्परिक देशों में जारी बीमा की नीतियों की वैधता। पारस्परिक देश मतलब क्या है भैया, रेसिप्रोकल कंट्रीज, रेसिप्रोकल कंट्रीज। रेसिप्रोकल कंट्रीज का मतलब ये हो गया कि भाई जैसा कि ये समझिए कि मान के चलो जैसे हमने एक नेपाल के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आपका वाहन हमारे देश में आ सकता है और हमारा वाहन आपके देश में जा सकता है। नेपाल बॉर्डर के करीब है उत्तर प्रदेश के, आप सभी को पता है, और बिना वीजा के आप आ जा भी सकते हो, वाहन लेके भी आप घूमने जा सकते हो या वाहन लेके भी आप घूमने आ सकते हो। अब मान के चलो इंडिया का कोई व्यक्ति है, ठीक है, इंडिया का कोई व्यक्ति है और नेपाल में अपना वाहन लेके गया, ठीक है, कार के लिए है या बाइक के लिए अप्लाई होगा भैया, सबके लिए अप्लाई होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, चाहे आपके पास बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, सबके लिए। ठीक है, तो अब पारस्परिक देश जैसे मैंने मान लो आप कोई इंडिया का व्यक्ति है, वाहन लेके चला गया कहाँ पर भैया, वाहन लेके चला गया नेपाल में और वहां पे कर दिया एक्सीडेंट। ठीक है, तो अब एक्सीडेंट अब क्या होगा, उसने इंश्योरेंस तो कराया है लेकिन अपने देश में कराया है, तो जो रेसिप्रोकल कंट्रीज हैं जहां पे वाहन एक दूसरे के वाहन आ जा सकते हैं, तो जारी बीमा की नीति मतलब इससे सरकार ने जो भी इसकी पॉलिसीज वगैरह हैं वो किस धारा में दी गई है, धारा 148, कि भाई किस तरीके से इंश्योरेंस का भुगतान होगा, या दूसरे देश में मान लो एक्सीडेंट करके वो इंडिया का भाग आता है तो वहां पे क्या पॉलिसीज रहेंगी इंश्योरेंस की, वो सारा कुछ जो है रेसिप्रोकल कंट्रीज में जो पॉलिसीज चलेंगी, ठीक है, रेसिप्रोकल कंट्रीज में जो पार्टीज चलेंगी वो पारस्परिक देशों में जारी बीमा की नीतियों की वैधता, ये किस धारा में है भैया, धारा 148 इसको बताएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्टी भैया आप हो, ठीक है, जो वाहन चला रहा है वो फर्स्ट पार्टी है। ठीक है, चलिए अगली धारा है, अगली धारा है धारा 149। धारा 149 क्या कहती है भैया, बीमा कंपनी द्वारा निपटान या क्लेम सेटलमेंट। अब जैसे कि मान के चलो किसी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, एक्स ने वाई को ठोक दिया, अब एक्स ने बीमा करा रखा है, तो किस तरीके से भुगतान होगा, किस तरीके से सारी प्रक्रियाओं का निपटारा होगा, वो किस धारा में है भैया, वो धारा 149 में। ठीक है, जैसे मान के चलो इसमें सेटलमेंट कैसे होता है भाई, बीमा कंपनी क्या करेगी, ऑफर देगी, किसको ऑफर देगी, पीड़ित व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को। कैसे सेटलमेंट होता है, दो तरीके से होता है। बीमा कंपनी ने बीमा कंपनी ने किसको ऑफर दिया, पीड़ित व्यक्ति को, बीमा कंपनी ने जो ऑफर दिया वो किसको दिया भैया, बीमा कंपनी ने ऑफर दिया पीड़ित व्यक्ति को। अब पीड़ित व्यक्ति है, अब जब वो पीड़ित व्यक्ति है तो पीड़ित व्यक्ति क्या कर ले, कंपनी जो दे रही है मतलब उसको क्या कर ले, स्वीकार कर ले, जो भी मुआवजा मिल रहा है पीड़ित व्यक्ति को उसको स्वीकार कर ले। तो स्वीकार कर लेगा तो कंपनी क्या कर देगी, 30 दिन के अंदर क्या कर देगी, भुगतान कर देगी। 30 दिन के अंदर क्या कर देगी, भुगतान। एक तो ये सेटलमेंट हो गया कि भाई जो भी जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति का लॉस हुआ, ठीक है, तो कंपनी ने कहा यार इतना ले लो, सेटलमेंट कर देते हैं, काम खत्म हो गया, ये तो ये सेटलमेंट हो गया। दूसरा क्या है कि बीमा कंपनी जो है ऑफर दे रही है पीड़ित व्यक्ति को और पीड़ित व्यक्ति अस्वीकार करेगा कि नहीं भाई हमारा इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारा क्या हुआ है,
हमारा इससे ज्यादा नुकसान हुआ है, तुम हमें बहुत कम मुआवजा दे रहे हो। तो जब पीड़ित व्यक्ति क्या कर लेगा भैया, अस्वीकार कर लेगा, तो कहां पर चला जाएगा, क्लेम ट्रिब्यूनल। कहां पर चला जाएगा, क्लेम ट्रिब्यूनल। अब क्लेम ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला आएगा उसके हिसाब से कंपनी को क्या करना होगा, 30 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। भुगतान जब होगा ये मान के चलिए 30 दिन के अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में सेटलमेंट होता है। अगर आदमी, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, बीमा कंपनी से डायरेक्ट सेटलमेंट कर लेता है, ठीक है, कर लेता है, ठीक है भाई जितना दे रहे हो ले आओ, चलो हमारा भुगतान कर दो, कौन केस वेस के चक्कर में जाएगा। ठीक है, या अगर जो भी कंपनी कंपनी हमेशा भैया अच्छा ऑफर तो देगी नहीं। कंपनी अगर मान लो किसी व्यक्ति का 1 लाख का नुकसान हुआ है, तो कंपनी कही 10,000 ले लो, सेटल कर लो। ठीक है, तो पीड़ित व्यक्ति कहाँ पर जाएगा, क्लेम ट्रिब्यूनल। जो अगला चैप्टर है वो आपका क्लेम ट्रिब्यूनल ही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लेम ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सुनेगा कि भाई जांच करेगा गलती किसकी, क्या कैसे, आदमी का एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ, वो उसकी इनकम क्या थी। बेसिकली इसमें जो भी व्यक्ति की, मान के चलो अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो एवरेज जो उसकी एज है, उसकी मतलब मेडिकल के हिसाब से कि भाई कितने व्यक्ति साल ये व्यक्ति जिंदा रहता। ठीक है, अगर पर मंथ ये मान के चलो 20,000 रुपये कमाता है, तो इस पे जो आश्रित लोग हैं, ठीक है, तो अगर ये व्यक्ति इतने दिन जिंदा रहता तो कितना पैसा कमाता। उस हिसाब से क्लेम ट्रिब्यूनल सारी चीज़ें देखता है, सुनता है, और फिर उसके बाद फैसला देता है कि भाई जो भी व्यक्ति की डेथ हुई, ठीक है, उसकी मतलब लाइफ की वैल्यू क्या थी। कुल मिला के एक सिंपल समझो, वैसे जीवन की तो कोई वैल्यू होती नहीं, लेकिन जो क्लेम ट्रिब्यूनल है वो सब डिसाइड करता है कि भाई उसकी लाइफ की जो ओवरऑल वैल्यू थी क्या थी, उस हिसाब से वो फैसला सुनाता है, और कंपनी को उस व्यक्ति के हिसाब से जो है, जो भी उसके मतलब जिस जिस भी व्यक्ति को उसने जिस भी जो व्यक्ति की डेथ हुई, उसने जिसको नॉमिनी बना के रखा है, उसको क्या मिलता है भैया, उसको वो पेमेंट मिल जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो इस हिसाब से दो तरीके से आपका क्या होता है, सेटलमेंट। और ये कौन सी धारा में है भैया, ये कौन सी धारा में है, धारा 149 में। धारा 150 क्या कहती है, धारा 150 कहती है कि थर्ड पार्टी रिस्क एंड कंपनी का कर्तव्य। कंपनी का कर्तव्य क्या है, कंपनी का कर्तव्य है भैया न्यायालय को, मतलब जो है न्यायालय को संतुष्ट करना, न्यायालय को संतुष्ट करने का। ठीक है, मान के चलो कोई कंपनी है, क्लेम नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है न्यायालय में बताएगी, क्या रीजन है, कैसी सारी चीज़ें हैं। तो ये कौन सी धारा में है भैया, ये आपकी है धारा 150 में। अगली धारा है, अगली धारा है धारा 151। धारा 151 क्या कहती है भैया, धारा 151 ये कहती है कि बीमा धारक के दिवालिया होने पर, बीमा धारक के क्या होने पर भैया, दिवालिया होने पर बीमाकर्ताओं के खिलाफ तीसरे पक्ष के अधिकार। अब देखिए क्या है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझो, जैसे कि मुकेश हैं यहाँ पे, कौन कौन है भाई, मुकेश क्लास में उपस्थित हैं। मुकेश, बस इस बात को एग्जाम्पल मानना, दिल पे मत लेना बस, ठीक है। मान लो मुकेश क्या हो गए भैया, दिवालिया हो गए, दिवालिया। मान लो इन्होंने चलो कोई वाहन लिया, ठीक है, वाहन लिया, मान के चलो इन्होंने मर्सिडीज ले ली, ऑडी ले ली, कुछ भी ले ली। अब इसके बाद इनके साथ कोई घटना हुई, मुकेश भाई दिल पे मत लेना तुम, ठीक है, बस एग्जाम्पल के रूप में है। अब इनके साथ मान के चलो कोई दुर्घटना हो गई, अच्छा मुकेश का नाम हटा दो यार, क्या मतलब, यहाँ पे कोई रख दो, जैसे कि चिंटू है, चिंटू, चिंटू ने कोई वाहन लिया, ठीक है, और चिंटू की उसके बाद स्थिति गड़बड़ हो गई, और चिंटू दिवालिया हो गया, मतलब बैंक करप्ट हो गया, और वाहन की किस्त नहीं भर पाया। ठीक है, वाहन की जो किस्त है, वाहन की किस्त नहीं भर पाया, किस्त नहीं भर पाया। अब जब चिंटू जो है वाहन की किस्त नहीं भर पाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ दिन तो फाइनेंसर जो है कहेगा दे दो दे दो, नहीं दोगे तो फाइनेंसर कहाँ पर जाएगा, अथॉरिटी के पास, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास। और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से कहेगा कि देखिए सर इन्होंने वाहन लिया किस्त पर, और ये किस्त हमको जो है नहीं दे रहे हैं। तो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, चैप्टर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था आरसी के बारे में। तो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है जब वाहन जब्त कर लेगा, फाइनेंसर क्या कर लेगा, फाइनेंसर, फाइनेंसर क्या कर लेगा भाई, वाहन को क्या कर लेगा, जब्त।
मतलब और कहाँ से, किसके जुगाड़ से, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जुगाड़ से, कि जो भाई चिंटू है ये किस्त नहीं भर पाया तो चिंटू के आरसी जो है किसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, फिर चिंटू की जो आरसी है वो फाइनेंसर के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। अब ऐसा फाइनेंसर थोड़ी है कि उसको जाएगा अपने गैराज में खड़ी कर देगा, फाइनेंसर को भाई अपना पैसा वसूल करना है। तो फाइनेंसर जब वाहन जब्त करेगा तो ये क्या किया, मान लो इसने फिर वाहन को क्या कर दिया, बेच दिया, अपना पैसा जो है वसूल करने के लिए वाहन को किसको बेच दिया, चिंटू से लिया था मिंटू को बेच दिया। अब मिंटू मिंटू ने वाहन खरीद लिया, अब मिंटू से मान के चलो कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, मिंटू से हुई किसकी दुर्घटना, तो अब क्या होगा, क्या बीमाकर्ता कंपनी ये कहेगी कि भाई मैंने तो जो बीमा किया था वो चिंटू का किया था। अब तो ये वाहन जो है फाइनेंसर से होते हुए अब मिंटू के पास आ गया, तो मिंटू ने दुर्घटना की, तो क्या जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो वैलिड रहेगा, बिल्कुल वैलिड रहेगा। वही ये धारा कहती है, धारा 151 कहता है कि बीमा धारक के दिवालिया होने पर, ये बीमा धारक था ये दिवालिया हो गया, बीमाकर्ताओं के खिलाफ यानी कि कंपनी के खिलाफ थर्ड पार्टी के अधिकार, ठीक है, यानी कि भाई ये तो थर्ड पार्टी क्या कहेगी, कहेगी यही कि चिंटू का हो मिंटू का हो हमसे क्या मतलब, अगर वाहन का क्या है इंश्योरेंस है तो ले आओ हमको पैसा दो, तो ये अधिकार मिला है। तो मतलब दुर्घटना हो गई तो क्या होगा भाई, जो आपका बीमा है थर्ड पार्टी जो बीमा है वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, ठीक है। वाहन चिंटू और फाइनेंसर से होते हुए मिंटू के पास आ गया, लेकिन जो है बीमा जो है क्या रहेगा, बीमा वैध रहेगा, वैलिड रहेगा, और क्या करना होगा, कंपनी को भुगतान करना होगा, कंपनी को भुगतान करना होगा, करना होगा, ठीक है। कैसे करना होगा भाई, किस अधिकार के तहत, ये थर्ड पार्टी को अधिकार कहां से मिला, ठीक है, ये थर्ड पार्टी को अधिकार कहां से मिला, थर्ड पार्टी को अधिकार मिला धारा 151 के तहत, समझ गए। नहीं तो थर्ड पार्टी बीमा कंपनी कहेगी तो उसके पास 50 झोल हैं, वो तो कह देगी भाई हम नहीं देंगे, हमने तो इनको दिया था इंश्योरेंस, ठीक है, अब तो वाहन ये चला रहे हैं। तो ये क्या है, ये मतलब अधिकार दिया गया थर्ड पार्टी को, भैया अगर वाहन इंश्योर्ड है, ठीक है, तो आप जो है पैसा हमको दीजिए, हमारा जो भी क्लेम मुआवजा है वो आप हमको दीजिए, ठीक है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मिलने आइए विकास भाई, आपका स्वागत है। तो ये धारा 151 आपको समझ में आई कि नहीं भाई, धारा 151 आपको समझ में आई। अगली धारा है धारा 152। धारा 152 क्या कहती है, बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य। जैसे मान के चलो भाई, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, अब देखो जो एक्सीडेंट किया उसका इसमें बहुत रोल नहीं रहता है, ठीक है, जो एक्सीडेंट किया भाई उसने तो बीमा करा रखा है। अब जो पीड़ित व्यक्ति है वो जाता है बीमा कंपनी के पास, पीड़ित व्यक्ति कहाँ पर जाता है भाई, बीमा कंपनी, कि भाई क्या बीमा, जो जिस वाहन से मेरा एक्सीडेंट हुआ या किसी का हुआ, क्या बीमा करा के रखा था उस सारी जानकारी हमको दो, ठीक है। बीमा कंपनी के पास जाएगा बीमा की जानकारी लेने, यानी कि इंश्योरेंस की जानकारी, बीमा की जानकारी, तो जो भी जानकारी होगी, ठीक है, वो क्या करनी होगी, बीमा कंपनी को देनी होगी, बीमा कंपनी को देनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, और इसी तरीके से बीमा कंपनी चाहे तो जो भी बीमित व्यक्ति है उससे जो है बीमा के बारे में जान, भाई बिना जानकारी के कैसे आगे चीजें बढ़ेंगी। तो ये बीमा के बारे में कोई भी जानकारी है, चाहे वो जिसने बीमा करा रखा हो, चाहे वो बीमा कंपनी हो, अगर उससे कोई जानकारी, मतलब इसमें कोई प्राइवेसी वाला नहीं करे, वो तो चिंटू ने बीमा करा रखा है मैं उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो बीमा कंपनी के बारे में जो भी जानकारी मांगी जाएगी, वो चाहे कंपनी हो चाहे जो भी व्यक्ति जिसने बीमा करा रखा हो, उसको वो जानकारी क्या करनी होगी, देनी होगी। किस धारा के तहत देनी होगी भैया, धारा 152 के तहत देनी होगी। किस धारा के तहत, धारा 152 के तहत देनी होगी। अगली धारा है, अगली धारा है धारा 153। धारा 153 कहती है बीमा कर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच समझौता, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए समझौता तभी मान्य, समझौता तभी मान्य जब क्या होगा भैया, मान्य जब थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी सहमत, ठीक है।
अब जैसे मान के चलो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब बीमा करता मतलब बीमा कंपनी, बीमा करता मतलब कौन है भाई, बीमा करता है आपकी बीमा कंपनी, बीमा कंपनी, ठीक है। और बीमित व्यक्ति वैसे मान के चलो चिंटू है। अब चिंटू ने जो है किसी व्यक्ति को जो है ठोक दिया। अब चिंटू कह रहा है कि भाई मतलब चिंटू की भी कुछ गलती है, ध्यान से समझिएगा बात को। चिंटू की मान लो कुछ थोड़ी बहुत गलती है, और बीमा जो कंपनी है वो भी समझ रही है कि भाई हाँ हमको भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चिंटू और बीमा कंपनी ने एक सेटलमेंट कर लिया कि भाई ये जो तीसरे आदमी को ठोका है, चलो इससे मिलके बात कर लेते हैं, और कुछ आप दे दो, कुछ मैं दे दूं, और सेटलमेंट कर लेते हैं। नहीं तो हो भाई बीमा कंपनी ऐसे थोड़ी है, या क्लेम ट्रिब्यूनल में जाएगा तो बीमा कंपनी को भी मुआवजा देने को कह सकती है क्लेम ट्रिब्यूनल, तो बीमा कंपनी को हो सकता है ज्यादा मुआवजा देना पड़े। इसी तरीके से अगर चिंटू की गलती है, ठीक है, तो चिंटू को भी ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो चिंटू और बीमा कंपनी दोनों चाहते हैं कि भैया ये जो आदमी है ये क्लेम ट्रिब्यूनल में ना जाए, केस ना करे। तो हम लोग क्या करते हैं, चिंटू और बीमा कंपनी सोचते हैं कि भाई चलो इसके पास चला जाए और इसको कुछ आप सेटलमेंट कर दो, कुछ मैं सेटलमेंट कर देता हूँ, कम में इसको निपटा लेते हैं, सेटलमेंट इसको कर लेते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों के सेटलमेंट से काम हो जाएगा। अगर जो भी पीड़ित व्यक्ति है, थर्ड पार्टी सहमत है कि हाँ भैया अगर ये चिंटू और बीमा कंपनी इसके पास जाते हैं और कहते हैं भैया हाँ इतने इतने में काम आप कर लो, क्या मतलब केस वेस का चक्कर पड़ोगे, 10 साल बाद पैसा मिलेगा, ठीक है, और जो पैसा हम अभी दे रहे हैं इसकी वैल्यू 10 साल बाद उतनी हो जाएगी। तो अगर ये उसको थर्ड पार्टी को मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको समझाने में क्या हो जाते हैं भैया, सफल हो जाते हैं, समझाने में क्या हो जाते हैं, सफल। तो ये थर्ड पार्टी की सहमति से समझौता कर सकते हैं। बिना थर्ड पार्टी, धारा 153 कहती है भैया समझौता आपस में आप कर सकते हो, लेकिन उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है वो सहमत होना चाहिए। तो ये धारा 153 आपकी कहती भाई इस तरह की धाराएं क्यों बनाएंगी। अब हर आदमी तो कहेगा हम क्लेमेंट ट्रिब्यूनल जाएंगे, क्लेमेंट ट्रिब्यूनल जाएंगे। तो भाई ऐसे तो पता नहीं, आपको पता है कि हर 4 मिनट में कि हर 6 मिनट में भारत में क्या होती है, एक दुर्घटना हो जाती है। तो सोचो क्लेम ट्रिब्यूनल कितना काम करेगा। तो इस तरह का भी थोड़ा ढील दिया गया है भाई, अगर आप संतुष्ट हैं, आप संतुष्ट हैं, आप भी संतुष्ट हैं, तो अपना कर लीजिए मैनेज, मत आइए क्लेम ट्रिब्यूनल, तो लोड भी कम रहेगा क्लेम ट्रिब्यूनल के ऊपर। तो ये कौन सी धारा कहती है, ये धारा कहती है धारा 153। अगली धारा है धारा 155। धारा 155 क्या कहती है भैया कि विशेष परिस्थितियों में मृत्यु हो जाए। अब विशेष परिस्थितियों में मृत्यु का क्या मतलब, जैसे एग्जाम्पल के समझो कि जैसे कोई व्यक्ति है ए व्यक्ति है, ठीक है। देखो अब ये तो आप याद ही कर लोगे कि विशेष परिस्थितियों में मृत्यु, अब इसका अगर मतलब समझ लोगे तो हो सकता है आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। ए व्यक्ति है, इसका एक्सीडेंट होता है, ठीक है, एक्सीडेंट होता है, मान के चलो ये घायल हो जाता है, घायल हो जाता है, और इसके बाद ये मुआवजा ले लेता है। मुआवजा जो भी घायल व्यक्ति के लिए जो भी मुआवजा होता है वो ले लेता है। इसके बाद मान के चलो कि जो भी ए व्यक्ति है इसकी जो है भैया मान के चलो 2 साल बाद या कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद मृत्यु हो जाती है, 2 साल बाद मृत्यु। तो अब इसके परिजन कहाँ पर पहुंच जाते हैं भैया, अब इसके परिजन पहुंच जाते हैं बीमा कंपनी के पास, बीमा कंपनी के पास कि भैया जो एक्सीडेंट हुआ था ना पहले 2 साल पहले, उसी से इनकी मृत्यु हुई है, अब हमको मृत्यु वाला मुआवजा चाहिए। तो ये जो है क्या होगा भैया, ये मान्य नहीं होगा। मतलब जो भी एक बार अगर आपको मुआवजा मिल गया, ये बात ध्यान रखिए, आपको नहीं मतलब भाई भगवान न करे, मतलब किसी भी को भी, अगर किसी भी व्यक्ति को एक बार मुआवजा मिल गया तो दोबारा मुआवजा नहीं मिलेगा। वो कौन सी धारा कहती है भैया, धारा 155, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ए व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, अब भाई अब ए व्यक्ति जान तो नहीं रहा था कि 2 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो घायल हुआ, घायल का मुआवजा ले लिया। अब मान के चलो 2 साल बाद या 4 महीने बाद, 6 महीने बाद इस व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब घर वाले कहेंगे नहीं, जो 2 साल पहले इनको चोट लगी थी उसी से इनको अंदर अंदर ये इन्फेक्शन हुआ, ये हुआ और इनकी मृत्यु हो गई, तो हमको मृत्यु वाला मुआवजा चाहिए। तो मुआवजा नहीं मिलेगा। क्या होगा भैया, मुआवजा नहीं मिलेगा। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मुआवजा
नहीं मिलेगा, क्योंकि मुआवजा जो मिलता है वो सिर्फ एक बार मिलता है। ठीक है, सिर्फ एक बार मिलता है, सिर्फ एक बार क्या होता है भैया, मुआवजा मिलता है। अगर आपने दो ले लिया, दो बार, अब अगर पता चल गया सरकार को, तो एक मुआवजा वापस भी करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो मुआवजा कितनी बार मिलेगा, सिर्फ एक बार मुआवजा क्या होता है, मिलता है। चाहे आप मतलब कोई व्यक्ति घायल हो उसका ले ले, चाहे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसका ले ले। समझ रहे बात को? तो यही कहती है धारा 155, विशेष परिस्थितियों में मृत्यु, अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है तो मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर एक बार आप पहले एक बार क्या मतलब, 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, अब आपने भले 2 साल पहले मुआवजा नहीं ले लिया तो आपकी गलती है। ठीक है मतलब किसी व्यक्ति की अगर कुछ दुर्घटना हुई, घायल हुआ, तो उसको तुरंत मुआवजे के लिए क्लेम करना चाहिए। नहीं लिया, अब पता चला किसी व्यक्ति की 2 साल बाद उसी से मृत्यु हो गई, तो कहेगा कि अब तो मृत्यु हो गई उसी एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, तो भाई जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उसी समय आपको मुआवजा लेना चाहिए था, घायल वाला। ठीक है, तो ये कौन सी धारा कहती है भैया, ये कहती है धारा 155। अगली है धारा 156। धारा 156 क्या कहती है, बीमा प्रमाण पत्र का क्या प्रभाव। तो जो यानी कि जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, बीमा प्रमाण पत्र मतलब, बीमा प्रमाण पत्र है भैया आपका इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट कहाँ, क्या इसकी प्रभावशीलता क्या रहेगी भैया, पूरे भारत में प्रभावी रहेगा, पूरे भारतवर्ष में प्रभावी। अब देखिए पहला तो ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये है, कंडीशन को समझिएगा। जैसे कि मान के चलो आपने बीमा के लिए अप्लाई किया, बीमा के लिए अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई किया, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स जमा, ठीक है, या जो भी पेमेंट है उसकी कर दी, पेमेंट, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, पेमेंट कर दी, और मतलब सब कुछ फाइनल हो गया। लेकिन अब भाई हफ्ते 10 दिन तो लग जाएगा इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट है आपको मिलने में, बनने में। ठीक है, कुछ समय तो लगता है ना। बेसिकली हम लोग दलाल के माध्यम से जैसे काम करते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट दे दिया, पैसा दे दिया, और वो बनवा के एक बार हफ्ते 10 दिन में ले आएगा, फिर देगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, बीमा के लिए आपने अप्लाई किया, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, पेमेंट कर दिया, और जो रसीद है वो ले ली। ठीक है, रसीद क्या है भाई, ले ली। अब भाई अब आपने पेमेंट वगैरह किया, बीमा के लिए अप्लाई कर दिया, तो कुछ तो सब रसीद वसीद देगा ना कि हाँ भैया ये रसीद लीजिए, आपका सब कुछ काम हो गया है, एक हफ्ते में आपका जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो बन के आ जाएगा। अब मान के चलो आपने रसीद ले ली, और जो हफ्ते के अंदर आपका मान के चलो आना है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, अभी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपके पास आया नहीं है, आपके पास सिर्फ ये रसीद है कि आपने सब कुछ क्लियर करके इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। तो भैया अगर रसीद आपके पास है, रसीद आपने जैसे मान के चलो आज ली, और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपका एक हफ्ते बाद मिलना है, और इसी के बीच में आपका कोई दुर्घटना हो गई, तो इसी रसीद के बेस पर जो है बीमा कंपनी को भुगतान करना होगा। बीमा कंपनी को क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। मतलब ये रसीद जो है आपका क्या रहेगी भाई, मान्य रहेगी। ठीक है, तो अगर रसीद ले ली, तो सर्टिफिकेट, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, नहीं मिला का मतलब अभी नहीं मिला है। ठीक है, फिर भी क्या करना होगा भाई, फिर भी बीमा कंपनी को भुगतान करना होगा। ठीक है, क्योंकि भाई आपने तो कर दिया, अब वो तुरंत उसको सर्टिफिकेट बना के देना चाहिए, अगर उस समय ले रहे तो उसकी गलती है। फिर भी क्या करना होगा, बीमा कंपनी को भुगतान करना होगा, बीमा कंपनी को भुगतान क्या करना होगा, करना होगा, भुगतान करना होगा। ठीक है, अगर उस टाइम पीरियड के बीच में आप क्या कर देते हो, कोई एक्सीडेंट कर देते हो। तो ये कौन सी धारा कहती है, धारा 156। धारा 157 क्या कहती है भैया, धारा 157 क्या कहती है धारा 157 क्या कहती है, अच्छा वैलिडिटी कितनी होती है भैया, जो इंश्योरेंस है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। वैलिडिटी नॉर्मली जो होती है वो 1 ईयर की होती है। ठीक है,
नए वाहन पर कितनी हो सकती है? नए वाहन पर जो है 1 साल भी हो सकती है, ठीक है, 2 साल या 5 साल, ठीक है। देखो जो नया वाहन लेते हो तो 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और 5 साल का आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है। बाकी उसके बाद जो आप कराते हो उसमें नॉर्मली जो है 1 साल की वैलिडिटी के लिए आप जो है इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है। अब धारा 157 क्या कहती है? धारा 157 कहती है इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रांसफर। जैसे कि भैया ए ने वाहन को बेच दिया बी को, ए ने बी को क्या कर दिया? वाहन को बेच दिया। तो ये क्या करेगा? जो भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी है ये इसको क्या करेगा भैया? ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। और गाड़ी बेचने के 14 दिन के अंदर, गाड़ी बेचने के 14 दिन के अंदर क्या करना होगा? बीमा कंपनी को बताना होगा, बीमा कंपनी को बताना होगा, ठीक है। बीमा कंपनी को बताना होगा कि हाँ भैया हमने वाहन बेच दिया है, पॉलिसी वगैरह अपना ट्रांसफर कर लेना, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगली धारा है धारा 158। धारा 158 क्या कहती है? कतिपय प्रमाण पत्र अनुज्ञप्ति और कुछ दिशाओं में परमिट पेश करना। अब भाई जब मान के चलो आपके वाहन से एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाहन बीमा ही होगा और आपका कुछ नहीं होगा। अब पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे कि डीएल डीएल कंपनी कहेगी जो व्यक्ति वाहन वाहन चला रहा था क्या उसके पास डीएल था? क्या उसके पास उस एरिया में, अगर जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, क्या उसके पास उस एरिया में वाहन चलाने का परमिट था? ठीक है। और भी जो आरसी वगैरह था कि नहीं था? तब तो हम क्लेम देंगे। भाई कंपनी ने जो भी आपको क्लेम देगी वो सही व्यक्ति के लिए देगी। अब ऐसे मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है डीएल जिसके पास नहीं है, वाहन चला रहा है, किसी अगले को ठोक देता है, तो कंपनी कहेगी भाई हम क्यों करें भुगतान? जब डीएल ही नहीं है तो उस व्यक्ति को वाहन चलाना आता ही नहीं तो हम क्यों करें भुगतान? तो वही कह रहा है कि कतिपय प्रमाण पत्र अनुज्ञप्ति और कुछ दिशाओं में परमिट पेश करना। तो भाई अगर कंपनी मांगेगी कि भैया हम क्लेम तभी देंगे जब जो व्यक्ति वाहन चला रहा है तो उसके पास डीएल परमिट ये सारी चीजें कागज पत्र सही होंगे, तभी हम क्लेम देंगे, नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी धारा है? धारा 158। धारा 161 क्या कहती है? हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजे के रूप में विशेष प्रावधान, ठीक है। ये कौन सी धारा है भैया? धारा 161। धारा 161 क्या कहती है भैया? हिट एंड रन मतलब आपको पता है कि भाई चालक ठोक के भाग गया, किसी को कुछ पता नहीं है, चालक भाग गया, ठीक है। तो हिट एंड रन मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या होगा भैया? अब इसमें जो है मुआवजा कौन देगी? हिट एंड रन केस में जो मुआवजा है, हिट एंड रन केस में जो मुआवजा देगी कौन देगी भैया? सरकार देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पता ही नहीं चल पाया ना कि भाई किसने ठोका कहाँ गया। जब वाहन का पता चल पाए तब तो वाहन मालिक का पता चले, और वाहन मालिक का पता चले तो या तो वाहन मालिक मुआवजा दे, या जो वाहन से किसी व्यक्ति को ठोक के भाग गए उसका जो है इंश्योरेंस, जो कंपनी अगर उसका इंश्योरेंस है तो वो दे। लेकिन अब पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, तो उस स्थिति में हिट एंड रन केस में जो मुआवजा देती है वो कौन देती है? सरकार। कौन देती है भैया मुआवजा हिट एंड रन केस में? सरकार जो है क्या करती है? मुआवजा जो है देती है। ठीक है। और हिट एंड रन केस में मृत्यु की दशा में मुआवजा कितना है? मृत्यु की दशा में, मृत्यु की दशा में जो मुआवजा कितना है भैया बताइए? ठीक है। और घायल, घायल या चोट लगने की दशा में कितना मुआवजा है? घायल या चोट लगने की दशा में, घायल या चोट लगने की दशा में मुआवजा कितना है? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो मृत्यु की दशा में जो मुआवजा है कितना है भैया? मृत्यु की दशा में जो मुआवजा है वो 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए। और घायल होने या चोट लगने की दशा में कितना है? 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर कुछ आते हैं स्मार्ट व्यक्ति, यानी कि अब इस नियम का उल्लंघन करते हैं, नियम का उल्लंघन
या फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड या मतलब धोखाधड़ी करते हैं, धोखाधड़ी। अब ये क्या है भैया, जैसे सरकार ने कहा कि भाई हिट एंड रन केस रहेगा, वाहन मालिक भाग गया, ठीक है, वाहन का पता नहीं चल पाया, तो उसकी दशा में अगर मृत्यु हो जाती है तो सरकार कितना मुआवजा देगी, 2 लाख रुपए। और घायल को कितना देगी, 50,000 रुपए। अब मान के चलो चिंटू है, चिंटू बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति था, चिंटू खेत में ट्रैक्टर चला रहा था और गिर पड़ गया, पता नहीं कैसे घायल हो गया चिंटू, अपने से ट्रैक्टर चलाते हुए घायल हो गया, ठीक है, अपनी लापरवाही से घायल हो गया ट्रैक्टर चलाते हुए। और उसके बाद कहेगा कि यार अब तो नुकसान हो गया, चलो सरकार से ही 50,000 रुपए का मुआवजा ले लेते हैं और बता देंगे सरकार को कि हम तो भैया ऐसे जा रहे थे, कोई हमको टक्कर मार के भाग गया। ऐसी कंडीशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल हो सकती है। भाई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। जैसे मान के चलो मैं ही जा रहा था बाइक से, मैं गिर गया, अपनी गलती की वजह से खेत में पलट गया, कुछ हो गया, घायल हो गया, और उसके बाद मैं बता दूं सरकार को कि भैया ये तो जा रहा था एक तो कार वाला, मैंने देख नहीं पाया उसका नंबर, वो मुझे मार के भाग गया, ठीक है। कतिपय का मतलब दशा, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब चिंटू सोचेगा कि यार चलो क्लेम कर लेते हैं सरकार से, 50,000 रुपये मिल जाएगा घायल का, हमारा इलाज पानी का हो जाएगा। लेकिन हिट एंड रन का मामला है ही नहीं, वो आपकी गलती है। तो अगर इस नियम का जैसे आप उल्लंघन करते हो, या सरकार के साथ आप फ्रॉड करने की कोशिश करते हो, या धोखाधड़ी करते हो, तो इसमें आपके ऊपर भी जुर्माना लगेगा। कितना जुर्माना लगेगा भैया? मिलेगा तो 2 लाख रुपए, मतलब 50,000 रुपए घायल की दशा में। जुर्माना कितना लगेगा? जुर्माना आपका इसमें लगेगा 25,000, 25,000 रुपए से 5 लाख तक का जुर्माना। और साथ ही साथ जो मुआवजा ये लिए होगे, ये भी वापस करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी क्या करना होगा, ये भी वापस करना पड़ेगा अगर पकड़े जाते हो। 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, ठीक है, या 2 वर्ष की जेल, जेल या दोनों, ठीक है, दोनों। धारा 162 में क्या है भैया? धारा 162 में है गोल्डन आवर। धारा 162 में क्या है? गोल्डन आवर, ठीक है। गोल्डन आवर क्या होता है भैया? दुर्घटना के बाद, दुर्घटना जो हो गई, दुर्घटना के बाद का 1 घंटा, दुर्घटना के बाद का जो है 1 घंटा, ठीक है। ये आपकी कौन सी धारा में है? ये आपकी है धारा 162 में। अगली है धारा 163। धारा 163 क्या कहती है भैया? धारा 163 कहती है, धारा 161 के तहत, तहत भुगतान की वापसी, भुगतान की वापसी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि यार भाई आप मुआवजा जो है एक ही जगह से ले सकते हो, एक ही जगह से आप क्या कर सकते हो, मुआवजा ले सकते हो। जैसे कि धारा 163 है, धारा 161 क्या कहती है भैया? हिट एंड रन केस में, मान के चलो कोई हिट एंड रन केस हुआ, आपने सरकार से मुआवजा ले लिया। अब इसके बाद आपको बाद में पता चला कि भाई किसने टक्कर मारी थी, और आपने जो है क्या कर दिया, क्लेम ट्रिब्यूनल में भी केस डाल दिया कि अरे यार अब तो काम, जो भी वाहन टक्कर मार के भागा था उसने इंश्योरेंस करा रखा है कंपनी से, और हमको वहां से मोटा पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो इस दशा में क्या होगा? या जैसे कि आप मतलब सिंपल समझो कि आप धोखाधड़ी से आपने पैसा ले लिया सरकार से, या आप इधर सरकार से मुआवजा ले लिए और वहां फिर दूसरी कंपनी के आपके बाद में पता चल गया कि भाई कौन सा वाहन मार के भागा था, उस कंपनी से भी मुआवजा ले लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा? धारा 161 के तहत जो सरकार ने आपको मुआवजा दिया है उसको वापस करना होगा। उसको क्या करना होगा भैया? उसको वापस करना होगा। यही धारा कौन सी कहती है? धारा 163 आपकी कहती है, ठीक है। अगली धारा है धारा 164। धारा 164 कहती है मृत्यु या चोट के केस में मुआवजा। धारा 164 क्या कहती है? मृत्यु या चोट के केस में, केस में क्या होगा भैया? मुआवजा, केस में मुआवजा, ठीक है। कितना मिलता है भाई, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे चोट लगने, चोट लगने या घायल,
या मतलब परमाणु रूप से विकलांग हो गए तो कितना होगा? 2.5 लाख लाख या ज्यादा। अगला है आपका मृत्यु की दशा में। मृत्यु की दशा में क्या होगा भैया? 5 लाख, 5 लाख या ज्यादा। ठीक है, मतलब 5 लाख या उससे ज्यादा। तो ये थी कौन सी धारा? ये धारा थी 164। अगली धारा है 164 बी। धारा 164 बी। धारा 164 बी में क्या है भैया? मोटर मोटर वाहन दुर्घटना फंड। मोटर वाहन दुर्घटना फंड, भाई ये फंड है। ठीक है, इसको कौन नियंत्रित करती है? केंद्र सरकार। ठीक है, और यहीं से क्या मिलता है? मुआवजा वगैरह मिलता है। जो मुआवजा वगैरह मिलता है ये इसी फंड से ही क्या होता है? मिलता है। तो धारा 164 बी में क्या है? धारा 164 बी में है आपका मोटर वाहन दुर्घटना फंड। ठीक है, अगली धारा और लास्ट धारा है धारा 164 सी। जो भी भाई इस अध्याय से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं, ठीक है, वो शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। तो धारा 164 क्या कहती है? केंद्र सरकार केंद्र सरकार के पास केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो ये थी आपकी धारा 164 सी। ठीक है भाई। व्हीकल का ओनर नहीं, अलग आदमी चला रहा है तो क्लेम मिलेगा कि नहीं? भाई जब दूसरे का वाहन आप चलाओगे तो क्लेम क्यों मिलेगा दोस्त? क्लेम नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, जहां तक है क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो ये आपकी धारा है धारा 164 सी। तो ये भाई हम लोगों ने पढ़ा आज चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। एक चैप्टर आपका बचा है चैप्टर 12। चैप्टर 13 में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और चैप्टर 14 में 8-10 धाराएं हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चैप्टर 12 और 14 आपका बचा है। 13 में ऑलरेडी एक चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ, अपराध एवं दंड के नाम से वो चैप्टर आपको मिल जाएगा, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। तो भैया आज के सेशन में इतना ही। आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।